नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जम्मू कश्मीर में आवाम को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में हर दिन बेहतर कर रहा है तमाम वो हालात और बढ़ा रहा है अपनी व्यवस्था को भी। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने और मोबाइल और इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तत्काल कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र को कुछ समय दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मसले पर कांग्रेस और पाकिस्तान के तर्कों में समानता और कांग्रेस का इस सांप्रदायिक चश्मे से देखना इस मसले को कांग्रेस पर कई सवाल उठा रहा है। अगले 2 घंटे में हम तमाम उन मसलों पर और खासकर जम्मू कश्मीर में जो बड़ा बदलाव, बड़ा फैसला है, उससे संबंधित कई पक्षों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी होंगे और मेरे साथ मेरे एंकर हैं गौतम आगे की बात को रखेंगे और साथ Yes, as Ritu has enumerated, there are several evolving facets to the Jammu and Kashmir situation, which is compelling us to stick to the story day after day, night after night, at least till the 15th of August, when the nation celebrates its 73rd Independence Day. All district headquarters in the soon-to-be erstwhile state of Jammu and Kashmir witnessed full dress rehearsals with martial march pasts and cultural pageantry. The fragrance of patriotism and love of the motherland was in the air in all 3 regions, be it Kashmir, Jammu or Ladakh, throughout the day today. We'll get you all the updates in the next nearly 2 hours, like Ritu said, with perspectives on the situation from our special guests. But first, as always, headlines. जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य। प्रशासन ने कहा राज्य के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा में ढील। फुल ड्रेस रिहर्सल के समाप्त होने के बाद दी जाएगी और अधिक ढील। सभी तरह की मेडिकल सेवाएं जारी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य। ईद उल अजहा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद राज्य में जश्न आजादी समारोहों की तैयारी जोरों पर। तमाम जिलों में हुई स्वतंत्रता दिवस के समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल। प्रशासन ने कहा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर सख्ती। राज्य में 12 से 14 अक्टूबर तक होगा इन्वेस्टर समिट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में पाबंदियां हटाने का आदेश देने से किया इनकार। कहा वहां की स्थिति बहुत ही संवेदनशील, सामान्य करने के लिए सरकार को दिया जाना चाहिए समुचित समय। थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा सेना किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए है तैयार। साथ ही कहा कि उसके सैनिक हाई अलर्ट पर तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिक पंजी से बाहर रखे गए नामों की सूची 31 अगस्त को प्रकाशित करने को कहा। आंकड़ों की सुरक्षा की भी व्यवस्था करने का दिया आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा करने वालों के विरुद्ध आएगा नया कानून। नए कानून का मसौदा जल्द रखा जाएगा मंत्रिमंडल के सामने। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। पीएम ने कहा विविधताओं से भरी हुई थी सुषमा, एक कार्यकर्ता और साथी के रूप में काफी कुछ देकर गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी। केरल में मरने वालों की संख्या हुई 91। 2.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य का काम जोरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6,813 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से हर दिन के घटनाक्रम पर हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम लगातार आपको वहां के माहौल से रूबरू करा रहे हैं। हमने देखा ईद के त्योहार के बाद अब तैयारियां 15 अगस्त की शुरू हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में इस समय क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद स्थिति सामान्य है और किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सोमवार को पूरे जोश के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया तो मंगलवार को भी राज्य में जनजीवन सामान्य रहा। सुबह हमारे संवाददाता जब श्रीनगर की सड़कों पर निकले तो उन्हें सड़कों पर सामान्य रूप से आवाजाही दिखी और लोग अपने कामों में व्यस्त नजर आए।
जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि कश्मीर के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा में ढील दी गई है, तो वहीं जम्मू क्षेत्र में पाबंदियां लगभग पूरी तरह से हटा ली गई हैं। प्रशासन का कहना है कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के जारी फुल ड्रेस रिहर्सल के समाप्त होने के बाद और अधिक ढील दी जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि राज्य के सभी हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जाएगा। Dress rehearsals for the forthcoming Independence Day are being carried out in all districts of Jammu, Kashmir and Ladakh. Independence Day celebrations have a certain system. It's a sober national festival and it will be celebrated with the respect and with the grandeur it deserves. प्रशासन का कहना है कि निरंतर ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को रोक टोक का सामना नहीं करना पड़े और उन्हें हर संभव तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। जहां तक संचार की बात है, स्थानीय लोगों के लिए 300 पब्लिक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां से वे अपने सगे संबंधियों और अन्य लोगों से बात कर सकते हैं। एक दिन में 5000 फोन कॉल किए गए हैं। सभी तरह की मेडिकल सेवाएं सामान्य रूप से और निर्बाध जारी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य रूप से हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक भारी वाहन, LPG सिलेंडर ढोने वाले ट्रक, तेल टैंकर और करीब 1500 हल्के वाहन एवं बसें गुजरी हैं। उड़ानों का संचालन भी नियमित है। श्रीनगर के 4 बड़े अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 5 से 11 अगस्त की अवधि के दौरान इन अस्पतालों में करीब 13,500 रोगी आए। 1400 से अधिक रोगियों को भर्ती कराया गया और 600 ऑपरेशन किए गए। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं और इंसुलिन तथा अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर फैलाई जा रही कुछ दुष्प्रचार करने वाली चीजों के बारे में प्रशासन का कहना है कि उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। Due cognizance has been taken of all the fake handles and of any items which create disaffection, and it is being tackled at the appropriate levels, legally, procedurally, and through appropriate measures. Wherever our attention is drawn to any fake accounts or any attempts to spread disaffection or peddle misinformation or create mischief, they are being dealt with procedurally, legally and through all available measures with the government. भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए 4 ट्विटर हैंडल्स पर सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर रोक लगा दी गई है। खबर है कि इसी तरह की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल रहने के लिए जल्द 4 और खातों पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल हालात सामान्य है और उम्मीद है कि लोगों को जल्द ही प्रशासन और ढील देगा। श्रीनगर से सलमान काजी, रमा त्यागी और अशोक श्रीवास्तव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज। और राज्य में ईद उल अजहा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद राज्य में जश्न आज़ादी समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। तमाम जिलों में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उनके साथ सख्ती भी होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे राज्य में हालात सामान्य बने हुए हैं। सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद अब राज्य प्रशासन का सारा जोर 15 अगस्त को होने वाले जश्न आज़ादी समारोह को लेकर है। पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। बात राजधानी श्रीनगर की करें तो शेर कश्मीर स्टेडियम में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। जवान आपस में कदमताल करते हुए देशभक्ति के गीतों की धुन पर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे आगे बैंड और उसके पीछे जवानों की अलग अलग टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। परेड में BSF, CRPF, ITBP, SSB, JKAP, IRP, महिला पुलिस, STRF और आपातकालीन सेवाओं के जवानों ने हिस्सा लिया। वन सुरक्षा बल के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड ने भी परेड में हिस्सा लिया। राज्य प्रशासन 15 अगस्त की तैयारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोग खुशहाल रहें, खुशी रहे, हर तरह से हम उनको ताउन दे रहे हैं और खुश रहें। जितना भी हमसे हो सकता है, आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचना है, हम पूरा पहुंचे हैं और आगे भी हम ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ मेरा पैगाम यह है, जैसे DG साहब ने फरमाया कि लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुशहाली से रहें, अमन अमान से रहें और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ। 15 अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है।
इस दौरान माहौल पूरी तरह से देशभक्ति से सराबोर दिखा। अलग अलग रंगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने समा बांध दिया। देश की एकता और अखंडता की शानदार तस्वीरें सामने आई। इन कलाकारों में देश भर से आए स्कूली छात्र और युवाओं ने शिरकत की। ये लोग इस प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित हैं। कश्मीर जो है वो इतनी सुंदर जगह है जिसे देखे बिना कोई नहीं रह सकता, और हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है कि हम यहाँ आए हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा JNK अब एक है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की ब्यूटी बहुत अच्छी है, और हमें जैसा लग रहा था यहाँ क्या कि माहौल यहाँ का ख़राब होगा, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें यहाँ ट्रीट करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ का कल्चर और यहाँ के पर्सन्स, और बात करने में तो बहुत अच्छे हैं। और ये जो कल्चरल इंटरेक्शन आपका ये होने जा रहा है, कितना ज़रूरी है? मैम बहुत ज़रूरी है। ऐसा हुआ कि 370 आर्टिकल हटा, ये 350 35 है जो हटा, तो उसके बाद से अब और इम्पोर्टेंस बढ़ेगी हमें, हमारा कल्चर और ज़्यादा रिच होगा, जो कि पहले से था, बस इसको ग्रूमिंग नहीं मिली थी इतनी ज़्यादा, अभी ज़्यादा और होगा, और इससे और हमारे बाहर के लोग आएंगे, बाहर की इंडस्ट्री आएंगी, बाहर की फील्ड आएंगी यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट आएंगे इसके रिलेटेड, तो हमें यहाँ से और स्कोप बढ़ेगा हमारे लिए। राज्य के तमाम और हिस्सों में भी फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। तमाम जिलों में अधिकारियों ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। सभी जिलों में फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य के तमाम हिस्सों में 15 अगस्त के समारोह को लेकर पूरी तैयारियां हैं और प्रशासन को उम्मीद है कि जश्न आजादी पूरे जोशो खरोश से मनाया जाएगा। श्रीनगर से सलमान काजी, रमा त्यागी, अशोक श्रीवास्तव और मार्क लिन के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। So what this brings to us is that each passing day from the 5th of August shows us that buds of hope are blossoming into an indication of a clear signal really of how things are getting better each passing day. Big significant events taking place in terms of full dress rehearsals for Independence Day on the 15th of August today throughout all district headquarters. That is a big indicator. And let's now throw open the floor to our guests. We have senior journalist Ashok Tandon with us in our studio, and we have distinguished fellow of the Observer Research Foundation, Dr. Harshpreet Pant as well. And first to you, Ashok Tandon, what inferences can you draw from this? First, after the 5th of August, there was Friday, Jummah, then there was Eid, and prior to Eid, of course, all the shopping, the festive shopping, shops opening up as well. And today, full dress rehearsal, no incident really, no incident of any significance, and no shots or anything else fired. Well, there were apprehensions in certain quarters, particularly the prophets of doom in our own country, that these two events may not be peaceful, but I think the people of Jammu and Kashmir have proved them wrong, and both the Eid as well as the other preparations going on for the Independence Day are quite normal. Life also is returning to normal. The restrictions are being relaxed gradually, but I think one very important issue we need to discuss is the attitude of the Indian opposition, particularly the Congress party. We will come to that. We have a whole package lined up for that to devote a good part of the show. It's a 2-hour show today, so we will come to that, sir. So we have seen the visuals of the preparations going on and the normalcy which we saw during the namaz, and I think by and large people of Jammu and Kashmir and the people of Valley in particular, now they have been understanding the developments, and they also realize why all these steps have been taken, and they do appreciate also, because in the last 70 years the same people of Jammu and Kashmir, particularly the people of Ladakh, they were being discriminated against. Particularly if I talk about the people of the valley, they were exploited by the rulers who have been dominating the politics of valley in particular. And if you go to the streets of Kashmir, particularly in Srinagar, even the taxi driver will tell you that this bungalow belongs to so and so MP, and this PVR cinema belongs to such and such politician. So they were fed up with the exploitation by the local politicians who have been ruling Jammu and Kashmir, and therefore they also wanted not only peace but prosperity also. So prosperity was denied to the valley,
and now with the new dispensation we will see that all the development projects will actually reach, the benefit will reach right to the ground level, and that is one change which people of Jammu and Kashmir were expecting for the last 70 years, and they have been denied development. And in the name of 370, in fact taking 370 as some kind of an instrument to exploit the people of Kashmir. So therefore the new regime which is now there in Jammu and Kashmir, as we all know, the Jammu and Kashmir will be a union territory for some time, and during that period I think all the ills, all the the wrongdoings in the valley, particularly I am talking particularly of the valley, will now be set right, and people of valley themselves will realize the change, they will feel the change, and that will be the real test of the government now, because they have taken a very bold initiative which has been welcomed by throughout the country, and there has been support coming from rest of the world also. So therefore now that we have to prove as New Delhi that we really mean business, and development in every respect will come to the valley, which people of valley have been denied in the last 70 years. जी हाँ, बिल्कुल अशोक जी, और उसी तरफ जिस तरह के प्रयास लगातार दिखाई दे रहे हैं केंद्र सरकार के भी, व्यवस्था और प्रशासन के भी, जो हर दिन बेहतर होती स्थितियां दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर की। हर्षवर्धन जी, 5 और 6 तारीख को जब संसद में इस पूरे मसले को लेकर बहस हो रही थी, तो कुछ सांसदों ने अपनी जरूर एक तरह से अपना कंसर्न जाहिर करा था कि ईद आने वाली है, ईद वो कैसे मनाएंगे। ईद का त्योहार जिस खूबसूरती से कह सकते हैं, जिस शांति के साथ, जिस तमाम पूरी व्यवस्था के साथ, और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई अपने त्योहार को मनाने में, क्या आपको लगता है इस माहौल ने भी एक विश्वास बहाली का काम किया है और अब अगला कदम 15 अगस्त की तरफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरह से प्रशासन ने एक व्यवस्था दी है 5 अगस्त के बाद, और जिस तरह से खासकर जो ईद का त्यौहार था जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें काफ़ी ऐसी लोगों को ये एक परसेप्शन था कि हो सकता है ईद का त्यौहार उस तरह से ना मनाया जा सके जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो वो सारे इनवैलिड साबित हुए हैं। जिस तरह का प्रशासन ने इंतज़ाम किया था उससे न सिर्फ एक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया गया, बल्कि ये भी देखने में जो आ रहा है कि किस तरह से, जैसा अभी टंडन साहब कह रहे थे कि जो कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी जिसमें नेगेटिविटी बहुत थी, उस नेगेटिविटी को दरकिनार करके एक बहुत पॉजिटिव तरीके से न सिर्फ ईद का त्यौहार मनाया गया, बल्कि अब आने वाला जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को, उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। तो कहीं पर वो जो लोग एक जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको काफ़ी जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन अभी भी उस तरह का कैंपेन चल रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से वहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग प्रशासन का साथ दे रहे हैं, जल्दी ही इस तरह का जो भ्रम है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस प्रशासन ने जो इंतज़ाम किए थे, प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्थाएं देने की कोशिश करी है लोगों को, उससे बड़ा एक ऑर्डरली तरीके से ईद का त्यौहार बीत गया, और यही आशा की जा सकती है कि 15 अगस्त भी इसी तरह। Let's look at this more closely, this build up to Independence Day that we've seen today in terms of the full dress rehearsal, and how people on the ground in all the 3 regions of Jammu and Kashmir are associating with it. Ashok Srivastava, my colleague and our correspondent, joining us from Srinagar. Ashok, just tell us, what happened today in all district headquarters in Jammu and Kashmir in terms of a full dress rehearsal, and it was not just about marches, it was about a pageantry of all the colors that the country represents. झलकियाँ थी उनकी, इनमें भी एक खुशबू बिल्कुल फैली है मेरे ख्याल से वहाँ पर, और इसका असर शायद वहाँ पे आवाम में भी आपको नजर आया होगा आज पूरे दिन। की तैयारी कर रहे हैं। अभी जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे और श्रीनगर में भी जो है जहां पर मुख्य समारोह होता है, वहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, और फुल ड्रेस रिहर्सल में पुलिस और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां तो थी, स्थानीय लोग भी, कुछ लोग आए थे, कुछ बच्चे आए थे उस फुल ड्रेस रिहर्सल को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा कलरफुल इवेंट होता है। लेकिन साथ साथ गौतम, क्योंकि 15 अगस्त को लेकर के तो अभी 2 दिन बाकी हैं, तो इसीलिए ये तो फुल ड्रेस रिहर्सल प्रशासन की ओर से थी, तैयारियों की ओर से थी। मैं अभी सुन रहा था, ऋतु और हर्षवर्धन जी को सुन रहा था
ये ईद को लेकर जो बात हो रही थी, उसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। मैं आज यहां से कुपवाड़ा गया था। कुपवाड़ा करीब करीब यहां से 100 किलोमीटर दूर है और रास्ते में सोपोर, पाटन जैसे इलाके आते हैं और ये बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। कुपवाड़ा भी आप जानते हैं बहुत सेंसिटिव इलाका है और कुपवाड़ा जो है वो LOC से सिर्फ 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर की दूरी है और वहां पर जो है अक्सर जो है इस तरह का संवेदनशील इलाका है। लेकिन कुपवाड़ा में सबसे बड़ा जो आज मुझे जानकारी मिली, जो जिस पर मैंने रिपोर्ट भी करी, वो बड़ी बात यह थी कि कुपवाड़ा में हर शुक्रवार को वहां पर जब जुमे की नमाज होती है उसके बाद पथराव होना आम बात थी। लेकिन इस बार जो जुमे की नमाज हुई और साथ साथ इस बार जो वहां पर ईद की नमाज हुई, उसके बाद से पूरे कुपवाड़ा में पथराव की एक भी घटना नहीं हुई। यह दिखाता है कि दरअसल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां, जो एहतियात के लिए जो कदम उठाए गए, वो कितने कारगर साबित हुए हैं। अगर इसको आप नहीं करते तो जाहिर सी बात है शरारती तत्व इसका फायदा उठाते। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उसके बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। यह जरूर है कि लोगों को, थोड़ा बहुत लोगों को लगा कि भाई हम रिस्ट्रिक्शन है उसके कारण हम दूर नहीं जा पा रहे, बाकी उनको दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। यह सबसे बड़ी प्रशासन की कामयाबी है। गौतम जी अशोक, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से ईद के मौके पर जो एक बदलाव आप कह रहे हैं कि वो दिखाई दे रहा है, कुपवाड़ा दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, क्या आपको लगता है ये जो बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था तो है, मानसिकताओं में परिवर्तन भी 5-6 तारीख के बाद से अभी तक में आया है? क्योंकि वो तत्व जरूर नदारद है या उन तत्वों पे बहुत सख्ती की गई है जो उन भावनाओं को भड़काते हैं, जो देश के खिलाफ तमाम भावनाएं हैं। क्या आपको लगता है उस पर सख्ती का ये नतीजा दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत उसका फर्क है ऋतु। ये जो कुपवाड़ा है आप जैसे जानती हैं ये उत्तर कश्मीर का इलाका है और ये उत्तर कश्मीर इलाका है जहां से जो है अक्सर घुसपैठ होती थी और यहां पर आतंकवादी घटनाएं भी बहुत घटती थी। लेकिन जो आप मानसिकता की बात कर रहे हैं ऋतु, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहां पर एक चीज जोड़ना चाहूं और जो मैंने पिछले 3-4-5 दिन में जो महसूस किया है, जो लोगों से बात करके, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मुझे 35A 370 हटी, लोगों को उसका दर्द नहीं है इतना। लोगों को दर्द जो है इस बात से है कि मोबाइल फोन बंद हैं। लोग 35A और धारा 370 की बात नहीं करते, लोग कहते हैं कि मोबाइल फोन कब चालू होंगे। तो आप इससे समझिए कि जिस 370, जिस 35A को यहां के राजनेता ये बताते थे कि भारत से जुड़ने के लिए तो यही है और अगर आपने इसको हटा दिया तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो राजनेता ये कहते थे, दरअसल वो कितनी खोखली बातें करते थे। बहुत सारे लोगों को 35A 370 मालूम नहीं, लेकिन उनको यह जरूर चिंता है कि यार हमारे मोबाइल फोन चालू हो जाए, बाकी 35A 370 से उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं। कुछ लोग हैं शरारती तत्व हैं जिनको लगता है, जिनके लिए सेंटिमेंटल इश्यू, मैं बार बार कह रहा हूं बहुत सारे लोगों के लिए सेंटिमेंटल इश्यू होता है, लेकिन इसके अलावा इससे ज्यादा लोगों के लिए कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 6-7 दिन से जितने लोगों से बात कर रहा हूं, मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि इसके मायने क्या है, इसके जाने के आपको इससे क्या फायदा होता है और गया तो आपको क्या नुकसान होगा। मुझे अब तक एक कश्मीरी भी इसका जवाब नहीं दे पाया। आज एक 70 साल के बुजुर्ग से मैंने पूछा कि 370 हुआ, क्या आपके हक पे फर्क पड़ेगा? उसने बोला साहब मुझे पता नहीं। तो मैं हैरान रह गया कि जिस चीज के बारे में लोगों को पता नहीं उसको इतना बड़ा हवा बनाकर रखा गया था। एक अस्थायी धारा पर इतनी बड़ी यहां पर राजनीति चल रही थी। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और स्पोक्स पर्सन को जरूर पता होगा अशोक, क्योंकि वही इन तमाम मसलों को जनता के बीच लेके जाते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अब 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। 70 साल का 15 अगस्त लगातार जो मनाया गया है और इस बार जो 15 अगस्त मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, क्या आप पिछले 4-5 दिन से वहां पर मौजूद हैं? किस तरह का फर्क लोगों के बीच आपको दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, किस तरह की बातचीत है 15 अगस्त को लेकर? देखिए अभी ऋतु हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ईद है आमतौर पर 3 दिन की मनाई जाती है। आज भी बहुत सारी जगह पर जब मैं निकला था तो बहुत सारी जगह पर बाजार बंद थे, कुछ एहतियात के तौर पर बंद थे, कुछ इसलिए भी बंद थे क्योंकि ईद का सेलिब्रेशन 3 दिन होता है, लोग ईद अपने घरों में मनाते हैं। तो ज्यादातर जो है, इसलिए मैं अगर ये कहूं कि यहां पर लोग 15 अगस्त की बहुत तैयारियों के लिए बहुत मशगूल है, ऐसा फिलहाल नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है उनको ये बात जरूर है, क्योंकि आज एक जब कुपवाड़ा में मेरी एक व्यक्ति से बात हुई तो उसने कहा कि हम तो भारत का हिस्सा पहले भी थे, अब भी हैं, आप 35 रखिए नहीं रखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 370 रखिए नहीं रखिए हमको फर्क नहीं पड़ता, हम भारत
भारत का हिस्सा है। लेकिन ऋतु यहाँ पे मैं एक बात जोड़ दूं, क्योंकि उसी सज्जन ने मुझे जो कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यहाँ के वैली के अकेले, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 20,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस समय देश भर में पढ़ते हैं, देश के अन्य हिस्सों में पढ़ते हैं। सिर्फ मैं श्रीनगर की बात करूं, अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे तो शायद ये आंकड़ा लाख के आसपास होगा। तो मुझे उस व्यक्ति ने जिसने कहा कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान के साथ हर जश्न में शामिल होते हैं, तो 15 अगस्त के जश्न में शामिल क्यों नहीं होंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे यह भी कहा कि हमारे बच्चे इस समय देश के अन्य हिस्सों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज्यादा उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो बहुत जाहिर सी बात है, इतने लोग हैं, सीमित इंतजाम होंगे। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हमारे बच्चे देश के बच्चे हैं, भारत के बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान के जिस भी हिस्से में हो, प्रशासन को चाहिए कि उनकी टेक केयर करे और उनको दरअसल ये बात समझाए कि इसके बिल्कुल अशोक, क्योंकि आपने जो कहा, आपसे जो इस शख्स ने सवाल किया कि हम 15 अगस्त के जश्न में जो भी जलसा होगा उसमें शामिल क्यों नहीं होंगे, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है लोग क्यों नहीं आते हैं, वो है खौफ कि कोई धमाका ना हो जाए, खौफ कि कोई गोली ना चल जाए, खौफ कि कोई रॉकेट ना दाग दे। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल अभी की जो परिस्थितियां बनी है वो सुरक्षा बलों पर है हमारे, और पुलिस के ऊपर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त लिया है एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे मेहमान भी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। वी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एट द मोमेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। Welcome back. We're talking about the situation in Jammu and Kashmir, which is improving day by day as we build up to Independence Day celebrations on the 15th of August. Today, there were full dress rehearsals in all the district headquarters, but there was action in the national capital as well in the top court, the apex court, the Supreme Court. A slew of petitions have been filed in the Supreme Court challenging the legal veracity of the Modi government's action to abrogate Article 370, getting rid of the special status of Jammu and Kashmir. And today, a plea was filed seeking lifting of restrictions in the region which were imposed after the 5th of August landmark legislation. But the top court refused to be swayed. It said the situation in Jammu and Kashmir is very sensitive. Reasonable time should be given to the government to ensure normalcy there. The 3-judge bench also said that it should be ensured that there is no loss of life. The matter will be taken up further after 2 weeks. People celebrated Eid in all parts of Jammu and Kashmir on Sunday, and the day before stepped out in the markets to even do their shopping. But when a petition filed by Congress activist Tehseen Poonawalla seeking immediate order to the Centre for lifting all restrictions in the region was taken up by the apex court on Tuesday, it not only refused to pass any immediate order, but said that the situation in Jammu and Kashmir is very sensitive and reasonable time should be given to the government to ensure normalcy there.
The centre's Attorney General K.K. Venugopal told the three-judge bench headed by Justice Arun Mishra that it is reviewing the situation in the region on a day-to-day basis. Relaxations are being ordered based on reports from respective district magistrates. Centre said that we have to ensure that law and order situation in Jammu and Kashmir is maintained. The AG said it took 3 months to restore normalcy after gunning down of terrorist Burhan Wani in July 2016. He added that 44,000 people have been killed since 1990 by extremists with guidance and support from across the border. He further said that it will take a few days to bring back normalcy in the present situation, while adding that not a single death has been reported since last Monday after restrictions were imposed. The Apex Court's response was telltale in its support to the centre's stand. It said, "The government's endeavour is to restore normalcy. That is why they are reviewing the situation on a day-to-day basis. If tomorrow anything happens in Jammu and Kashmir, who will be responsible? Obviously the centre. Nothing can be done overnight. Normalcy would return and we expect it will come with time. What is important is it has to be ensured that no life is lost." The bench also told the petitioner to give the matter another 2 weeks, after which it could be taken up again if required. It was also critical of the petitioner for filing what it called a poorly drafted plea, adding specific instances need to be given where people are facing difficulty due to restrictions for the court to consider granting any sort of relief. With inputs from Vikas Sarthi in New Delhi, Newsnight Desk, DD News, DD India. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से जहाँ तक पाबंदियों की बात है, restrictions, where restrictions are concerned, इत्तेफाक रहा है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच आज के दिन. They have been on the same page as far as the restrictions go. Now, what is happening on the other side? What will be making our neighbor restless? Well, Pakistan has been livid ever since the change happened in Jammu and Kashmir, but the anger is being propelled on fumes. The gas tank of international support is completely empty and is finding no support, although frantically it's been trying. It's been told by the Security Council to solve the issue bilaterally, engage with India. India is not talking to Pakistan at the time being, and Pakistan at the same time has downgraded diplomatic relations. And Poland has told Pakistan that, you have to work it out with India. And it's holding the presidency of the UNSC for this month. So that's why Poland is important. Russia has already supported India over its Kashmir move. In fact, it was one of the first countries to do so. First P5 nation to really support India on what it has done in Jammu and Kashmir. And of course, UN Secretary General Antonio Guterres had already stressed on resolving the issue bilaterally, and he had very clearly said that this is part of the Charter now. Also, look at what is happening in the US as well. The voices that were initially striking a discordant note are now falling in line. The case in point is of US Congressman Tom Suozzi, who's had to apologize to the Indian diaspora there. The apology has been for not consulting them before writing a letter to Secretary of State, US Secretary of State Mike Pompeo. Suozzi wrote a letter to express his concerns on the situation in Jammu and Kashmir. But then after that, what happened? He had to take back his words. He had to call an emergency meeting of Indian Americans who got agitated over his letter. And then he had to apologize because the Indian Americans demanded that Suozzi withdraw his letter. And then, of course, even US President Donald Trump has clarified that his offer of mediation on Kashmir is no longer on the table. India's ambassador to the US, H.P. Shringla, has also said that America's decades-old policy on Kashmir is unchanged. No mediation, but we encourage India and Pakistan to resolve differences bilaterally. That's always been the case with the US when it comes to this particular issue. And President Trump has also said that since India has not accepted the mediation offer, it's not on the table anymore. India has also said that there's no request from Prime Minister Modi to Donald Trump over this issue, and India has always maintained that we'll work it out with Pakistan bilaterally. We do not need any kind of a third party in all this. जहां तो विस्तार से पाकिस्तान ने एक बड़ी कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में भारत के लिए फैसले, जो कि ये फैसला भारत का आंतरिक मसला है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में हासिल कुछ नहीं हुआ. हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं. अशोक टंडन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हर्षवर्धन पंत हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF. हर्षवर्धन जी, आपसे आना चाहेंगे इस पर कि जिस तरह की कोशिश लगातार पाकिस्तान ने की है, हालांकि
जम्मू कश्मीर में कुछ भी करने का कोई ना कोई असर पाकिस्तान की तरफ से आता है, उसकी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उसी प्रतिक्रिया के साथ साथ कदम ताल मिलाती हुई भारत में भी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हासिल कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल, और कहीं पर भी किसी तरह का सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, और कहीं पर वो बौखलाहट जो है आप बीच बीच में स्टेटमेंट्स में सुनते हैं। जब इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में जब जो बोला था उसमें भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट था कि नहीं मिल रहा है सपोर्ट, तो वो कहीं पर वो मिलिट्री की तरफ भी चले गए थे, उन्होंने एक तरह से धमकाना भी शुरू करा था। फिर उसके बाद अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कहीं से सपोर्ट नहीं, तो बड़ा व्यथित लग रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत दुखी हैं वो। तो उसका देखिए, जम्मू कश्मीर का जहाँ तक मसला है, काफ़ी समय से ये बात बड़ी स्पष्ट थी कि बाहर के देशों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बायलैटरल मैटर को सुलझाने का जो भारत ने जो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया था, वो बायलैटरली इस इशू को रिजॉल्व करने का ही प्रोसेस आगे चलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा हमेशा से इस विषय का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की रही है, और जो उसने आतंकवाद का सहारा इस विषय पर लिया, उससे उसका जो रहा सा इसमें स्टैंड था वो भी धाराशायी हो गया। तो कहीं पर पाकिस्तान को अभी सोचना चाहिए कि वो आखिर करना क्या चाहता है। आप उसकी आंतरिक हालत देखिए, ये बुरी हालत है कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी आज वो भारत के ऑलमोस्ट हाफ उसमें चला गया है एक्सचेंज रेट में। वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट एग्जॉर्बिटेंट है, बेसिक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम है, पैसे के लिए उनको IMF के पास जाना पड़ रहा है, जिसमें IMF हर इंस्टॉलमेंट पर मॉनिटरिंग कर रहा है। तो और चीन, जिसका कि वो सोचते थे उनको सपोर्ट मिलेगा, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया है। उस चीन का अपना मसला चल रहा है। तो कहीं पर जिस तरह का जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट बना हुआ है चारों तरफ, उसको देखकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही कि उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा इरेशनल किस्म का एक्टर है और हमेशा अपनी दुनिया में रहता है, उसको कॉस्ट की परवाह नहीं रहती। तो वहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो ट्रिप हुई वॉशिंगटन में, जो ट्रम्प साहब का बयान आया, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, और उसका नतीजा ये है कि अब मुंह की खानी पड़ गई कि ट्रम्प साहब बदल गए, उन्होंने पूरा बयान ही वापस ले लिया। तो कहीं पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो भारत की श्रेणी में अब नहीं आता है। भारत का जो स्तर है जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली, वो एक अलग है, अलग स्टेचर का है। और जब तक ये बात पाकिस्तान की समझ में नहीं आएगी, खासकर उसकी मिलिट्री की समझ में नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है ये कॉस्ट को बेयर करता रहेगा। Ashok Tandon, how significant is the fact that earlier Pakistan, I think, had felt a bit emboldened when Donald Trump had said that, I could step in if I'm asked to, if both the sides want, well, we can do the job. But now that option is no longer on the table. That has vanished. No, actually, even earlier when Prime Minister Imran Khan visited Washington, he was insisting that US must intervene and US must mediate. It was in that context that President Trump said, well, if there is an offer, we can certainly mediate. But the fact remains that US position all along has been that it is bilateral issue between India and Pakistan, and they have to resolve it bilaterally. And today, very significantly, Poland, which is right now the current chairman of the UN Security Council, has quoted a similar agreement, which was the basis for a bilateral resolution of all the pending issues. And they said once the two countries are committed to similar agreement and later to Lahore Declaration, that all outstanding issues between the two countries would be resolved peacefully through dialogue without any third party intervention. So that position remained. In fact, don't you think, Harsh, that the moment in India-Pak relations, when they talk about the history of it and how what was agreed to in the past, then we move forward, then something else was agreed to, why shouldn't the last agreement be the one that should be the deciding one? And why do we always then revert to the past just to, confuse everyone? Because this has been Pakistan's modus operandi for far too long. And I think, when you have Shimla agreement, if you study Shimla agreement, and then Lahore in conjunction with Lahore Declaration, Pakistan completely. So that should be the benchmark. Exactly. So, but this has been an understanding of Pakistan primarily because they feel that unless they make this issue international, given the growing disparity between India and Pakistan, they don't stand a chance. So they always want international attention.
despite the fact that all the problems emanating on this issue are of Pakistan's making. If Pakistan was genuine in resolving the problems of ordinary Kashmiris, it would have taken an entirely different route. Because if you look at the other side of that part of Kashmir which is administered by Pakistan, look at the horrendous human rights situation there, the way they have dealt with the territorial annexation, the way they have changed their constitution. On that note, let me once again go across to Ashok Srivastava, my colleague in Srinagar. Ashok, बातचीत हम यहाँ स्टूडियो में कर रहे हैं, बातचीत आप कश्मीर में और दूसरे इलाकों में जम्मू और लद्दाख में भी कर रहे हैं आवाम से। पाकिस्तान का किस तरह से इस वक्त पर वहाँ पर आवाम के बीच जिक्र हो रहा है? गौतम, कल मेरी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हो रही थी। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कैमरे के सामने बहुत कुछ नहीं बोलते, उसके सर्टेन रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी हुआ है इससे पहले की सरकारों ने जो भी भारत के हक में बोलता था, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, उसको जो है उसका क्या अंजाम होता था हम सब जानते हैं, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता था। तो इसलिए जाहिर सी बात है लोग यहाँ सावधानी बरतते हैं। लेकिन कल जब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा आप ये क्यों भूल जाते हो कि 1947 में जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को और कबायलियों को जब भेजा था यहाँ पर, और यहाँ पर जब औरतों की इज्जत लूट रहे थे पाकिस्तानी सैनिक और कबायली जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, तो उनसे कौन लड़ रहा था? उन्होंने कहा उनसे हम लोग ही लड़ रहे थे, उनसे हम कश्मीरी लड़ रहे थे। तो ये मत सोचिए, उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि हम जो हैं हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं साफ तौर पाकिस्तान से हम लड़ते रहे। और फिर अगर आप वैली के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दें तो आप देखिए जो सीमावर्ती जो एलओसी के पास एरिया है, वहां पे वो लोग हैं जो रोज आए दिन जब पाकिस्तान शेलिंग वहां से करता था तो सबसे ज्यादा उनको परेशानी होती थी। तो अगर आप चले जाएंगे पुंछ में चले जाएंगे, अगर आप यहां लोलाब घाटी में चले जाएंगे, एलओसी के पास चले जाएंगे, वहां के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि उनको पाकिस्तान से क्या मिलता है? उनको पाकिस्तान से सिर्फ शेलिंग मिलती है, उनके बच्चे मारे जाते हैं, उनके स्कूल बंद हो जाते हैं, उनके घर जो है टूट जाते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। हाँ, वैली में कुछ लोग जो है जो हुर्रियत के रूप में थे, बाकी लोग थे, वो जरूर पाकिस्तान की आवाज बने हुए थे। लेकिन हमको यह भी याद रखना चाहिए कि इससे पहले जितने भी चुनाव लगातार होते रहे, पाकिस्तान और यही हुर्रियत के लोग कहते रहे चुनाव का बहिष्कार हो, लेकिन इन बहिष्कार को और पाकिस्तान की तरफ से बहिष्कार की जब बात होती थी, हुर्रियत जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी यहां पर बनकर काम करता रहा, जब उनकी आवाज आती थी कि चुनाव को बॉयकॉट करो, तो यहां पर जो है लोग निकलते थे, वोट डालते थे। तो यह अपने आप दिखाता है लोगों को पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। एक और से मेरी बात हुई तो किसी ने मुझे, यहां पे लोगों को पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वहां रोटी का रेट क्या हो उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। यह बात कश्मीरी भी जानते हैं, तो उनको पता है कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जिंदगी पर। तो अशोक, एक और सवाल मेरे जहन में यार आए कि 15 अगस्त की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त आती है, और जो हम साल दर साल कई बार कुछ जो गैर जिम्मेदार मीडिया चैनल होते हैं वो दिखा भी देते हैं कि पाकिस्तान का झंडा फहराया गया कुछ इलाकों में, वहाँ पर प्रायोजित होता था, वो खौफ से होता था या फिर पैसे से होता था। इस बार क्योंकि माहौल बदल गया है, इस तरह की कोई तस्वीरें नजर नहीं आनी चाहिए। आनी नहीं चाहिए गौतम, और हम ये उम्मीद करते नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं यहां पर, देखिए एक बात गौतम सबको समझने की जरूरत है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन जब होता है तो उसका बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। यहाँ के राजनेताओं की बात हमने करी कि कॉन्फ्लिक्ट जोन हो कश्मीर, उसका फायदा सीधा सीधा राजनेताओं को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन हो उसमें जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त है प्रशासन में, उनको फायदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन के फायदे बहुत सारे लोगों को होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जोन होने का फायदा बहुत सारे पत्रकारों को भी मिलता है। यहां पर बहुत सारे पत्रकार हैं जो दरअसल किसी राष्ट्रीय चैनल से नहीं जुड़े हैं, किसी राष्ट्रीय अखबार से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया से जुड़े हैं। और इंटरनेशनल मीडिया को बड़ा सूट करता है कि अगर एक यहां पर आईएसआई का झंडा लहरा दे कोई, भले ही वो किसी कोने में दुबक कर निकले, और एक पत्रकार जो उसका मित्र है अगर वो झंडा लहरा दे और उसके बाद तस्वीर आप खींच ले, तो अगले दिन वो तमाम अखबारों में न सिर्फ भारत के बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बन जाती थी। अशोक, आपने बहुत बड़ी बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये बड़ा आकर्षण होता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसमें बहुत दिलचस्पी लेता है अगर इस तरह का कोई झंडा वहां लहराया जाता है। तो इसके पीछे वो कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसमें उसकी दिलचस्पी होती है? उस पर हर्षवर्धन जी से एक टिप्पणी लेते हैं और फिर आपके पास दोबारा वापस आते हैं। आप बने भी रहिएगा हमारे साथ। हर्षवर्धन, ये बड़ा आरोप भी है और एक तरह से ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। अशोक जी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जो नैरेटिव सेट होता है वो
हमारे ही देश से के कुछ लोग करते हैं, तो उसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी गलती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्लिक्ट जोन जिसको अभी अशोक जी डिफाइन कर रहे थे, वो कश्मीर को एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर अंडरस्टैंड करता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट जोन वो देखता है और प्रोजेक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है उसमें, और कॉन्फ्लिक्ट सेल्स, कॉन्फ्लिक्ट सेक्सी, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है मीडिया पर, उसके सर्कुलेशन पर, उसकी प्रोजेक्शन पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो जो सोर्सेज होते हैं, जैसा अशोक जी कह रहे थे, वो हिंदुस्तान से आते हैं। वो आपके ही नेता होंगे, वो जो बताएंगे कि देखिए कश्मीर में, अभी जैसे पहले बात अशोक जी कर रहे थे कि भारत में कुछ लोग इस तरह का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल्स जो एग्जैक्टली मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये एग्जैक्टली, तो वो जो आपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, वॉरफेयर का एक पार्ट होती है, आप किस तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। पाकिस्तान काफ़ी इफेक्टिव रहा था काफ़ी सालों तक एक ऐसा पैराडाइम बनाने में, जिसमें उसने जम्मू एंड कश्मीर को एक ऐसा एक भारत का हिस्सा बना दिया जिसमें परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दोष भारत का है। वो नैरेटिव को ठीक करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा। Ashok Tandji, this is why do you feel that the Supreme Court also got the center's point today, that these restrictions that are there, we have to ensure law and order remains, and we have to ensure that there is no bloodshed, because there are people who are trying to instigate, and there are instruments in their hands that are very, very lethal. It's not just about Twitter. Twitter is still fairly transparent. What about other means of communication, end-to-end encrypted, जिसमें जिनका वो सिस्टम है सारा, जिनका वो ऐप है, उनको ही नहीं पता कि कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या तस्वीर डाल रहा है? No, I agree with you. The Supreme Court today has, acted in a very matured manner, because they understand the situation. Today, Supreme Court has very categorically said that we don't want any life to be lost. That is the priority which Supreme Court has set out for the Indian administration. And they also said that the government needs time to restore normalcy. And if we intervene today, it may precipitate the situation. So Supreme Court has not entertained any plea which was sought by some of the vested interests, because they were trying to put the government of India action on the wrong footing. Having the petition was by Tehseen Poonawalla. I'm not sure what is his political because they want to gain publicity. They want to gain publicity, and they want to show that, well, they are very much interested in the welfare of the people of Jammu and Kashmir. But the fact remains that Supreme Court literally has given a rebuff to them, and they said, obviously the Supreme Court has given at least 2 weeks time to the government of India to gradually lift restrictions and restore normalcy. And the Attorney General has promised the Supreme Court that we would try to restore normalcy as early as possible, and restrictions would also be removed and lifted gradually. So I think the Supreme Court appreciated the government of India's position, and they have acted accordingly. I think that's a very welcome step. जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और कुछ समय का इंतजार, कुछ समय के लिए समय देने की जरूरत है केंद्र सरकार को। हवाला 2016 का भी दिया गया, जहां कहा गया कि सामान्य होने में स्थितियों को 3 महीने लगे थे। यहां लगातार स्थितियां बेहतर हो रही हैं। तो हमारे दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अशोक आपका भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और इतना विस्तार से वहां के हालात के बारे में चर्चा करने के लिए दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया। और short break at this point, and we'll be back with a lot more to talk about, not just about Jammu and Kashmir, but the nation and international affairs as well. Stay tuned to the latest on Newsnight. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो।
अरे सर 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 गुरजीत नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम कश्मीर में बदलते हालात पर चर्चा कर रहे हैं लगातार और तमाम विभिन्न पक्षों को देख रहे हैं किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की ही, जहां उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ देश में तमाम वो तत्व जो लगातार इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने की कहीं तो कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से भड़काऊ या भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी प्रशासन किस तरह से लगातार पुरजोर तरीके से नकार रहा है। विपक्ष की भूमिका भी कुछ हद तक जिस तरह से पाकिस्तान सुर उठा रहा है उसमें वो एक तरह से उसके साथ कदम ताल कर रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं। बात खासकर अगर कांग्रेस की करें तो कश्मीर पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। पार्टी ने इसे घटिया राजनीति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस निराश है, हताश है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के मसले पर पूरा देश अब एक सुर में बोल रहा है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं के बेतुके बयान चर्चा में हैं। चाहे पी चिदम्बरम का जम्मू कश्मीर के मसले को सांप्रदायिक रंग देने से जुड़ा मसला हो या फिर दिग्विजय सिंह का कश्मीर पर विवादित बयान, कांग्रेस नेता अपने बयानों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर जोरदार पलटवार किया है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस की गंदी राजनीति करार दिया है। यह हमें पता है और विश्वास है, लेकिन कुछ लोग उसमें फिलिस्तीनी अगर देखेंगे कि फिलिस्तीन बनेगा वगैरह, तो वो उनकी नकारात्मक सोच है और चिदम्बरम जी उसको कम्युनलाइज करना चाहते। ये घटिया राजनीति है। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रही है। मोदी सरकार का विरोध करते करते वो कब देश का विरोध करने लगे शायद उनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इस देश में जिसने भी नेतागिरी करनी है या सुशासन में मदद करनी है, वो लोग ये ना भूलें कि इस देश में 370 का हवाला अगर आपने देश के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति को दिया तो वो आपका बिल्कुल खुलकर पुरजोर तरीके से विरोधी करने वाला है। कश्मीर के लोगों ने भी चिदम्बरम के बयान की निंदा की है। हिंदू मुस्लिम मसला नहीं था, हम अच्छी तरह से यहाँ था, जैसा था वैसे ही रहना था। जो प्रोपेगेंडा था कि मतलब ये तोड़ने का ओढ़ने का वो ये उन्होंने बहाना है। जी नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये मसला बस ये है कि पब्लिक को, आम पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है। कश्मीर वो स्टेट है, हिंदू को अपने घर में रखा, हर जगह हिंदू को अपने घर में रखा, पंडित को अपने घर में रखा, सिखों को अपने घर में रखा। किसी हिंदू यहाँ तक आज तक 47 से आज तक कश्मीर में हिंदू मुस्लिम नहीं उठ गया। गौरतलब है कि इस मसले पर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर कांग्रेस से आ रही अलग अलग आवाजें निराशा, हताशा और दिशाहीन राजनीति को दिखाती है। मुझे लगता है कांग्रेस की हताशा है, निराशा है और दिशाहीन राजनीति है। करण सिंह, ज्योतिरादित्य, मिलिंद देवरा, आरपीएन सिंह और अन्य नेता, जनार्दन द्विवेदी नेता अलग बोल रहे हैं, चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, ये लोग अलग बोल रहे हैं। अ पार्टी इन पेरिनियल कंफ्यूजन, सदा के लिए वो उनके स्टैंड का कोई पता नहीं लगता।
जाहिर सी बात है, जिस समय देश जम्मू कश्मीर के मसले पर एक सुर में बोल रहा हो, उस समय कांग्रेस नेताओं का ये बयान ये दिखाता है कि समय की नब्ज पर शायद पार्टी की निगाह नहीं है। श्रीनगर से अशोक श्रीवास्तव और दिल्ली से निशांत सौरभ के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आंशिक रूप से हटाए जाने पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने कहा है कि इस बदलाव से देश की एकता और अखंडता और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि 1964 में कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में एक चर्चा के दौरान अनुच्छेद 370 को हटाने का पुरजोर समर्थन किया था। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आए कुछ फर्जी वीडियो के संदर्भ में उनकी यही बात है कि भारत और कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नज़रिए में बदलाव आना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में ये बातें कहीं। भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है अनुच्छेद 370 को आंशिक रूप से हटाने का। इसी ऐतिहासिक निर्णय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ और दूरदर्शन इंडिया पे। धन्यवाद धन्यवाद। क्या ये जो ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने लिया है ये एक नींव रखेगा नया कश्मीर, नया लद्दाख और नया जम्मू की? हाँ जी, नया कश्मीर, नया लद्दाख, नया जम्मू, नया भारत। ये 370 ये जो है इसको हटाने का सोच कई सालों से इस देश में था, लेकिन हम कहते हैं ना अंग्रेजी में पॉलिटिकल विल, वो पॉलिटिकल विल नहीं था, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ आज इस देश की एकता और अखंडता जो है और मजबूत हो गया है इसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि भारत जो है इस दुनिया में इतना बड़ा एक लोकतांत्रिक देश दूसरा कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी विविधता, और इस विविधता को आप जहाँ भी जाए भारत में आप देखने को मिलता है। और इस विविधता का कई अंग हैं, जैसे भाषा क्षेत्र में या धर्म हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में वगैरह। और इस विविधता और इस देश इतना विविधता आप देखते हैं इस देश में, लेकिन इस देश का जोड़ने का प्रयास जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग काम किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह वगैरह जो काम उन्होंने किया था, उसकी वजह से इस देश की एकता और अखंडता जो है ये बहुत मजबूत रहा है। और इसमें ये एक चीज़ था इन रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या हुआ कि ये 564 प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक था, और सब स्टेट्स एक ही क्या है डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेशन टू इंडिया, उस समय ये सब हस्तखत की है ये प्रिंसेस। इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है लेकिन उस समय जम्मू एंड कश्मीर ये 370 जो है, this particular article was insisted upon at that time as a transient and temporary provision. इसका मतलब है 5 साल 10 साल, टेम्पररी का मतलब क्या होता है? तो मैं समझता हूँ इसका आइडिया इतना ही था कि कुछ साल ये चलेंगे, उसके बाद ये सब हटा देंगे बोल के, लेकिन देयर वाज नो पॉलिटिकल विल टू डू दैट। मैं समझता हूँ कि अब अगस्त 2019 में ये मोदी सरकार जो निर्णय लिया है, ये इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा एक कदम है, और इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट। इसलिए देश भर लोग इस निर्णय को बहुत तारीफ कर रहे हैं और दे आर सेलिब्रेटिंग।
1964 में हमने देखा जब चर्चा हुई लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल पर, जो कि अनुच्छेद 370 को हटाने पर चर्चा हुई थी, तो उसमें हमने देखा कि सारे जो कांग्रेस के सांसद थे, करीबन 7 थे जिन्होंने इस मुद्दे पे बोला। उन्होंने कहा बहुत ज़ोरदार तरीके से कि अनुच्छेद 370 जाना चाहिए और बताया कि क्यों जाना चाहिए। लेकिन अब जो कांग्रेस के स्वर हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। तो क्या अपने जड़ों से दूर हो गई है कांग्रेस? मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक दो चीज़ मैं संसद में जो हुआ 55 साल पहले, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। देखिए, केंगल हनुमंतैया जो बहुत वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हेड थे, रेल मंत्री थे यहाँ, और मैसूर राज्य का मुख्यमंत्री था। उन्होंने कहा है कि ये 370, ये धारा 370 को हटाना चाहिए। ये उन्होंने कहा 55 साल पहले। और उसके अलावा उन्होंने कहा है दैट ये पूरा सदन, वो हनुमंतैया जी उस दिन कहा 11 सितंबर 1964, ही सेज पूरा सदन का एक निर्णय है कि 370 को आप हटाना चाहिए। और आप इस सदन का जो राय है, आप इसको नहीं माने तो आपका जो संवैधानिक जिम्मेदारी जो है उसको आप ठीक से नहीं निभा रहे। ये हनुमंतैया जी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री था, कांग्रेस पार्टी, उनका अपना ही सरकार को ये बात वो कहा है। दूसरी बात, ये 370 को क्यों नहीं हटाया? हनुमंतैया जी कहते हैं वी सफ़र फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब हम अपने आप को कुछ एक निकृष्ट रूप से हम देखते हैं। ये नहीं चलेगा। आप क्यों डरते हैं? ये अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टर्न पावर्स जो है, उनका राय क्या होगा, उनका सोच क्या होगा, इसके बारे में आप क्यों चिंतित होते हैं, क्यों डरते हैं? भारत बहुत महान देश है। आप खड़े हो जाइए और ये निर्णय लीजिए और डरिए मत। ऐसे ही कई अन्य सदस्य जो है, जो कांग्रेस के, भगवत झा आज़ाद है, राम सहाय पांडे ने ये कहता है कि जवाहरलाल नेहरू यूएन जाके ये पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत करके वो एक सीज फायर का एक ऑर्डर आ गया। उस समय जनरल तिम्मैया वो कह रहे थे, अरे मुझे और 2-4 दिन दे दो, वो पूरा वो टेरिटरीज हम वापस लाएंगे। तो नेहरू ने मना कर दिया और यूएन में शिकायत कर दी। तो ये राम सहाय पांडे लोकसभा में कहते हैं कि जनरल तिम्मैया बहुत नाराज थे इस विषय पर। और गोपाल दत्त महंगी, इन्होंने कहा है कि व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया वांट, पूरा देश में ये एक विचार है कि जम्मू एंड कश्मीर शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड। जी, हनुमंतैया जी ने ये भी कहा कि दुनिया क्या सोचती है उस बारे में भारत सरकार ना सोचे और जो सही कदम है वो उठाए। क्या वही हुआ है इस बार? और क्या जो हमने देखा है जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुए हैं मोदी सरकार में, उसका भी असर दिख रहा है कि आज सारे देश भारत के साथ खड़े हैं? पिछले 5 साल 2014 से 19 तक जो काम हुआ है और जो कदम हमारे प्रधानमंत्री उठाए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विषय में, और हर एक इंटरनेशनल लीडर्स के साथ उनका अपना एक पर्सनल रिलेशनशिप, उनका जो ज़बरदस्त है, वो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि इस देश में हमारा प्रधानमंत्री ऐसे एक क्या उनका जो रिलेशनशिप है विथ ग्लोबल लीडर्स, टू बी एट दैट लेवल। और ये सब करके अब ये निर्णय जो लिया है, ये धारा 370 हटाने का, इसका अब रिएक्शन देखिए। ये 10-20 साल पहले ये सब वेस्टर्न पावर्स, हाउ वुड दे रिएक्ट टू इंडिया?
and how are they reacting to India now? बिल्कुल। This is नया भारत, और इसका एक सिग्नल भी जा रहा है दुनिया को कि देखो भाई, ये ज़माना बदल गया है, भारत बदल गया है, ठीक है। ये हमारा अंदरूनी मामला है, और कई several nations they have said this is an internal matter of India. बिल्कुल। ये भारत का अंदरूनी मामला है, ये बहुत बड़ा एक, इट्स अ ग्रेट एफर्ट एंड सक्सेस ऑफ आवर गवर्नमेंट। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाई हैं गलत खबरें, और हमने देखा है कि कैसे केंद्र सरकार ने नोटिसेस भेजे हैं उन मीडिया को ये पूछते हुए कि आपने कैसे ऐसी खबरें दिखाई हैं, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं जो एक झूठ फैलाया गया है कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा? मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई सालों से देख रहा हूँ, कोई एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट रहता है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऐसे एक तगड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था आप किसी और जगह मिलेगा क्या? तो इफ यू आर ए डेमोक्रेट इन द वर्ल्ड यू मस्ट बी वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया। लेकिन ये कुछ मिसचिफ चलते रहता है, इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में वो लोग कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा 564 राज्यों सब वो साइन करके दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ भारत में शामिल हो गए। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का मतलब क्या है? ठीक है, ये सब बिल्कुल गलत है। और आज मैं समझता हूँ ये एक अच्छा समय है जब हम खड़े होके दुनिया को ये कहना है कि ये अब चलने वाला नहीं है, बंद करो। ये चाइना यही किया इन लोगों को 20-30 साल पहले, और चाइना के साथ ये वर्ताव ये नहीं करते अब। तो ये बदलाव इधर भी आना है। इसके लिए हम सब इस देश के नागरिक जो है, वी मस्ट बी फर्म इन आवर रिजॉल्व दैट दिस हैज टू चेंज, द नैरेटिव हैज टू चेंज। वी कैनॉट अलाउ international agencies or media or this that to talk in this manner about India. We are the greatest and largest democracy in the world, and ऐसे democracy आपको कई और जगह नहीं मिलेगा, isn't it? So we have to assert our strength as a democracy. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी, दूरदर्शन न्यूज़ और दूरदर्शन इंडिया से बात करने के लिए। Thank you. So, big telltale indicator from Prasar Bharati chairman that those media houses, be they in India or abroad, that misinterpret and misportray the ground situation in Jammu and Kashmir and try to use a language which is not really reflective of how the situation is on the ground, they will be thwarted by one means or the other. The government is strong in its resolve to do that. It will do that with all its might, with all its resources at its disposal. And for that, he said, the resolve in the people, in us, should be firm. We should be of one opinion on the subject. जी हाँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं एक बार फिर। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी, आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे।
खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्लस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्लस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? Welcome back. You're watching Newsnight, and we're talking about the changes that are being seen through each day in Jammu and Kashmir because of what has been done on the 5th of August. And with that in mind, what is happening is that the administration in Jammu and Kashmir is fast-tracking its efforts to bring in investment and generate jobs in the region. For years, Article 370 and its provisions restricted the soon-to-be erstwhile state's industrial growth and development. Now, with the winds of change finally sweeping the region, new vistas for industrialists and local citizens are opening up alike. Seeking to attract businesses to Jammu and Kashmir, the state administration has announced a 3-day Global Investors Summit to be held in Srinagar from October 12th. The Investors Summit is considered crucial for the state for many reasons. The meet will provide Jammu and Kashmir an opportunity to showcase its strengths, strategies and potential. It will help allay fears and apprehensions in the minds of the trade and business community. Trade and industry organizations will come to know firsthand about business-friendly policies of the government. Assessment of infrastructure, natural resources, raw material and skilled and unskilled manpower available will be possible. Entrepreneurs will be able to identify business opportunities. It will present immense opportunities to develop contacts between Jammu and Kashmir and business community and between local and outside business communities. The Confederation of Indian Industries will be the national partner for the investors meet. An MOU has been signed by Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization and CII for organization and management of the event. Newsnight Desk, DD India. और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ नए मेहमानों के साथ। हमारे साथ तो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं पीके मिश्रा साहब, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल BSF और सीनियर फेलो VIF हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता धर्मेश भारती हैं और हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। नए कश्मीर, नए भारत की जो तस्वीर है उसको साकार करने के लिए तमाम संभावनाओं के साथ इस खबर का किस तरह से स्वागत कहें, रिएक्शन कहें जम्मू कश्मीर में? देखिए ऋतु, ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको इससे पहले एक जो गवर्नर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, खास करके प्रधानमंत्री के जो भाषण था जम्मू कश्मीर के लिए, उन्होंने कहा था कि उनका जो संबोधन है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट का एक पहला इंडिकेशन है कि अक्टूबर के अंदर जम्मू कश्मीर में एक इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। जहां तक लोगों का सवाल है, उनमें एक भारी उत्सुकता है, खास करके युवाओं के अंदर। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि टूरिज्म में काफी संभावनाएं हैं, हॉर्टिकल्चर में काफी संभावनाएं, फिल्म मेकिंग में काफी संभावनाएं हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्र हैं सूचना प्रौद्योगिकी सहित जिसके अंदर अपार संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। सवाल यह है कि उद्योगपति उसमें आए, निवेश करें और उस निवेश के साथ साथ न केवल निवेश होगा, वो यहाँ के युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। तो जब हम कल यहाँ पर श्रीनगर की सड़कों पर रात को घूम रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे, तो युवाओं ने कई तरह के सवाल हमसे पूछे। खास करके सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर क्या यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का यहाँ निवेश होगा। साथ ही कई उत्साही युवाओं ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर हम फिल्म उद्योग से कैसे जुड़ सकते हैं, किस प्रकार हम तकनीकी जानकारी उसके फिल्म उद्योग के बारे में हम ले सकते हैं। तो ये साफ एक संकेत है कि यहाँ का युवा रोजगार चाहता है, यहाँ का युवा बदलाव चाहता है। ये
स्पष्ट संकेत है इस बात का कि कश्मीरी जो युवा है वो विकास चाहता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को भारत के अन्य जो प्रदेश हैं जहां विकास हो रहा है उसके समकक्ष अपने आप को जोड़कर देखना चाहता है। ऋतु, Definitely, Dharmesh, that is quite evident, which is why so many of them, despite the challenges, move out of the region as well to different parts of the country to educate themselves, to technically equip and skill themselves and join the working mainstream in the country as well. We've seen that happening through the years, and that is again something that will get further impetus with what we're seeing happening since the 5th of August. RSN Singh, if I could bring you in, what remains paramount, of course, right now in the current scenario, especially in the build-up to the 15th of August, is the security and the vigilance scenario, where even the restrictions that have been put in place, both in terms of congregation of people and the blockage of internet and telephonic services become really key to ensuring that law and order, that remains paramount and it remains in place. What is your perspective on how things have been handled so far and how should they be handled in the build-up to the 15th of August, building up right to that day? No, today I emphasize on my introduction as a former RAW officer for various reasons. So I thought you missed out in that introduction. Anyway, I've never been very particular about who introduces me in what manner. But for some certain reasons, I'm just emphasizing on that. The second the issue is that, yes, what has happened with Article 370 gone, the bridge that was there between, between Delhi and Kashmir Valley, that bridge has become two-way. And this two-way bridge, it means investment, a lot more interaction, and a lot more integration. Physical integration, yes, it did take place in 1947. There was little amount of psychological, there was psychological integration also. Certainly. We can't, we'll try and re-establish our connect with you, RSN Singh, because we can't hear you all that well. If I could ask Mr. P.K. Mishra, Pravas Kumar ji to step in for the moment, what is your perspective on how key is the issue of security and of vigilance at the moment in this scenario, when so many things are holding such a lot of promise? Look at this investor summit as well. It will happen in October. There is still some time to go. But the immediate challenges are that we ensure that the Independence Day celebrations are with full fervor, people participate with all the patriotism in their hearts without any fear that something untoward might happen. It has happened in the past, but it won't happen ever again. Yes, Gautam, I can well tell you that I'll tell you now, in July last year we had about 40 deaths which were reported last year, and this July and after 5th August you find absolutely zero. This clearly shows where Kashmir is going, how it is developing, how it will progress. Let's go back to day before yesterday for the Eid. The Eid was celebrated everywhere in Kashmir without any disturbance, and people, they came out from their house, the young children, youths, ladies and gents, they all came out, and people, they went to mosques, they had their namaz, and there were no untoward incident. I had a hope. I thought perhaps earlier I was posted in Nawata near Jamia Masjid area. I thought perhaps in Jamia Masjid area there will be some stone pelting, or in the interior areas in Kupwara and other sectors in Tangdhar and Titwal and all, there may be some stone pelting. Zero. Totally it was peaceful. This clearly shows people, they want prosperity. They were not getting the rights, and the administration and the security apparatus, they came up to their expectation. To what extent do you think is because of the troublemakers being either taken out of the picture, they've been plucked out, or they've been completely muffled? The tools that they had at their disposal earlier, particularly in cyberspace,
that has been taken away. They've been dropped. इसमें सिर्फ मिश्रा जी ये जोड़ना चाहूंगे, जिन टूल्स की बात गौतम कर रहे हैं, क्या इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रहा हो, जब क्योंकि कश्मीर जब चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है तो उन तस्वीरों के साथ रहा है, उन खबरों के साथ रहा है, तो क्या उसको भी एक अलग तरीके से दिखाने की एक हमेशा की एक साजिश भी रही है क्या? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंटरनेशनल मीडिया जो कश्मीर को कवर करते हैं ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं और वो गलत तरीके से उसको कश्मीर को फीड करते हैं। आप देखने को चाहिए तो मैं बताना चाहता हूं कि नालामर रोड में जो अल उमर का हेडक्वार्टर्स है उसके आसपास भूरी कदल एरिया में बाकायदा हमारा पाकिस्तान का फ्लैग का वहां पर छोटे छोटे फैक्ट्री जहां पर बनाते हैं, आपको 500 रुपए में पाकिस्तान का फ्लैग मिल जाता है, आपके घर में आकर के सप्लाई करके चले जाते हैं। और कुछ है वहां पर मीडिया के लोग जो हैं जिनका नेशनल लेवल में या स्टेट लेवल में कोई काम नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं किसी को बता करके 500 रुपया और 1000 रुपया दे करके एक ISIS का फ्लैग वो कोने में लगा देते हैं, वहां पर जामिया मस्जिद सर मुफ्त में भी दे जाते हैं, मुफ्त में दे जाते हैं और बिल्कुल उनको वो सप्लाई करते हैं खुद ही, और इसको और उसको क्या करते हैं अपना कैमरा में ले लेते हैं, 2-3 आदमी का फोटोग्राफ लेकर के उसको इमीडिएटली जो है मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में दे देते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया में उसमें बड़ा सक्रिय है कि उनको पता है कि इसको बढ़ा चढ़ा करके इंडिया के खिलाफ में जाए, और ये जो चीज है इंटरनेशनल एरिया में उनको पता लगे कि उनकी घर गृहस्थी चलती है, उसी में चलता रहता है। बिल्कुल मिश्रा जी, आप ही के साथ जोड़ लेते हैं हम सिंह साहब को भी। RSN सिंह साहब हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट और फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूरे मसले को लेकर लगातार ये देखा जा रहा था, कहा कि इस बड़े फैसले के बाद कई ऐसे पक्ष सामने आएंगे, कई मतभेद होंगे, लेकिन क्या इतने कोनों से इस तरह की प्रतिक्रिया आएगी जिसमें पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कहीं ना कहीं शामिल दिखाई देगा? क्योंकि इस पिछले 10 दिन में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एक तरफ और देश का मीडिया एक तरफ, इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे की वजहें क्या लगती हैं आपको? नहीं, देखिए, मेरा तो ये साफ मानना है कि कोई भी जो इम्पोर्टेड कोई आइडियोलॉजी होती है वो तबाही लाती है। तो ये ग्लोबल जिहाद भी एक इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है, ये कम्युनिज्म भी एक इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है। तो अब ये जिस उसी तरीके से जो अंग्रेजी मीडिया जो है बाहर की, वो भी इम्पोर्टेड है। अब देशवासियों में एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि वो आपके दूरदर्शन पर को ज़्यादा उस पर विश्वास करते हैं और तवज्जो देते हैं। BBC क्या बोलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या बोलता है, वो पुराना जमाना गया, वो जमाना गया। बहुत लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत उनमें अभी विवेक आ गया है। अब वो गुलामी की मानसिकता ज्यादातर निकल गई है, कुछ लोगों में अभी भी है। लुटियंस दिल्ली में कुछ बोलने वाले हैं जो कि उनको मतलब उनके आइडिया पेडल करते हैं, लेकिन ये अब कोई दम रह नहीं गया है। दूसरी बात क्या है, देखिए फर्क क्या पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक क्या कहा जा रहा था 1989 से लेके अभी तक कश्मीर में बच्चों को कि देखो इंडिपेंडेंस इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, हमने सोवियत यूनियन को हरा दिया, बस 2 महीने इंतजार करो, इट इज राउंड द कॉर्नर। अब 5 महीने इंतजार करो, इट इज राउंड द कॉर्नर। थोड़े और पत्थर मार लो, इट इज राउंड द कॉर्नर। अब ये राउंड द कॉर्नर वाला बिजनेस अब धीरे धीरे अब खत्म हो गया। और अभी जिस पाकिस्तान की हालात जो है, अरब देशों ने उनको छोड़ दिया। महमूद कुरैशी अभी बोल रहे हैं कि देखो उम्मा हमारे किसी काम का नहीं आया। अब वो कह रहे हैं कि देखो ये हर एक देश, ये अरब देश अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन हो रहे हैं। तो ये हकीकत अब धीरे धीरे वहां पर कोलेट करेगी। कुछ लोग जो बोलते हैं कि हालात ये हैं, कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ दिखते हो, लेकिन हालात उससे कहीं बेहतर है। जब ये स्टोन पेल्टिंग का वोट कैलेंडर इशू करते थे, जब बुरहान वानी के मौत के बाद जब पूरा
वहां पर कितने दिन वहां पे बंद रहे थे। आज तो वहां बड़े अच्छे, जिसको रियली में सज्जन पुरुष कहते हैं, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करता हूं, वहां पे वो हैं, ग्लोबल जिहादी नहीं है। आज बहुत बड़ा फर्क हमारे देश में आया है। अब आईसीस के झंडे वहां नहीं होंगे। अब देखिएगा लाल चौक में 15 तारीख को भारत का झंडा फहराया जाएगा, और वहीं नहीं, कम से कम हजारों जगह पे भारत के झंडे फहराए जाएंगे। Yes, तो वो 370 इतिहास बन गया और एक नए उज्जवल भविष्य। But Arasan Singh, there are still people, particularly in the opposition and particularly in the Congress party, who are unwilling to face the reality. Just like Pakistan, their needle is stuck. Well, what I will, I'll tell you on this is, it may sound a little harsh and harsh assessment and analysis, but the fact of the matter is that when I saw Adhir Ranjan Chaudhary, speaking in Parliament, and then I heard, and then I again heard Qureshi. I mean, as you said, that if they were reading from the same script. Now, sir, I mean, we are too old now to, being fooled by all this. He must have got sanctioned to speak the same script. Now, Chidambaram, what did he say? He tried to, push in communal angle into this whole affair. The problem, sir, is, and that, you may get shocked, that these fellows are under tremendous blackmail from Pakistan military intelligence establishment. They are under blackmail because they had colluded. Some of the elements had colluded with Dawood, Lashkar-e-Toiba and ISI to stage 2611 so that they could create Hindu terror. They did it. Very serious charge. I mean, two fellows who were actually involved in Samjhauta, they were sent back. So there is, and then of course the Hawala money. That's a very serious charge. The Dubai link. So these fellows are. Are you on the same page, Prabhas Kumar Mishra? Are you on the same page? Do you share that piece of information that Arasan Singh seems to have? Nehru himself had said कि ये घिसते 370 घिस जाएगा. Right. This is what he had right. said. One second, Arasan Singh. Are you? One second, Arasan Singh. It is at their. Let me tell you, it is at the cost of their vote bank also. Okay. So therefore, they are forced to sacrifice their vote bank, because if the Pakistan military intelligence establishment decides to spill the beans, all these fellows will either leave the country or they'll be, behind bars in Tihar. Prabhas Kumar Mishra, do you feel that there is substance in what Arasan Singh is saying? Because we've not seen, any serious sort of a charge being made. We have very capable investigative agencies in the country, both at the federal and at the state levels. Law and order is a concurrent subject. Anybody can proceed based on any complaint, but we've not seen something of that sort emerge. What Arasan Singh is suggesting in terms of how the opposition and its leaders are compromised by foreign intelligence agencies, which is why we are hearing what we are hearing from them at this juncture. Gautam, yes, I agree what Mr. Arasan Singh he has spoken. You see the statement made by Mr. Chidambaram or the visit of Mr. Manishankar Iyer to Pakistan that having said, the dash with General Bajwa and the way even the leaders, Congress leader, particularly Adhir Ranjan Chaudhary, speaking in the parliament that government of India has made it's a Kashmir like one Nazi camp. So this type of statement which is coming from opposition, definitely it leads into that angle. And the moment it is over, the speech of Mr. Adhir Ranjan Chaudhary is over in the Pakistan, the same thing is coming up from the mouth of Mr. Qureshi. How it is so? So there is communication. The funds, it is not the Hawala transaction, even it has to be seen, the Hawala transaction is not coming only to Kashmir.
The Hawala transaction also has to be seen whether it is coming to Delhi or otherwise. Otherwise, these people cannot come out with such type of statements, absolutely anti-national and speaking in the parliament. And that also absolutely the moment, it's not only Mr. Qureshi, General Bajwa also stated the same thing which Mr. Chidambaram has spoken. I am telling, I am giving the names of these leaders from Congress. This is not on, these are all anti-national statements. So it clearly, it goes in that axis that why the link cannot be established. There may be a link as to how the ISI is putting pressure on few political parties and opposition parties in India to derail the government's activities to bring normalcy in Kashmir. They know that Article 370 is our internal affairs. Only yesterday, today morning, the ambassador of Poland has very categorically told that it is our internal affairs and they don't have to involve in that. They are the chairman of UNSC in August. And after that, you see, even their friend UAE, their friend China, everyone they have supported that. बिल्कुल प्रवासी, लेकिन ये जो चल रहा है लगातार, जिस तरह से कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उसको सांप्रदायिक रंग देने की एक कोशिश कर रहे हैं, क्या असर इसमें कश्मीर का दिखाई देता है? कश्मीर में लोगों को क्या इस तरह की खबर है? अगर है तो वहां पे क्या रिएक्शन है, ये जानते हैं धर्मेश भारती से। धर्मेश, आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की राजनीति इस पूरे सरकार के जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग दिए जा रहे हैं। क्या इस पे किसी तरह की बातचीत आप लोगों की वहां जमीन पर भी हो रही है लोगों से? देखिए ऋतु, जहां तक विपक्षी दल जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो है, अगर उनके पास इस मुद्दे का कोई हल होता तो 70 साल में वो साफ नजर आता। उनके पास कोई इसका हल नहीं था और वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। और जहां तक इस प्रकार जब सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है और वो कश्मीर के विकास के लिए उठाया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये जो आरोप है इसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरे के पूरे मसले में अपने आप को अलग थलग सा पाते हैं। तो ये जो पूरा मसला है, जब हमने यहाँ जमीनी स्तर पर लोगों से बात की तो लोगों का ये मानना है, हालांकि वो कैमरे पे तो बोलने को नहीं तैयार हैं, लेकिन वो मानते हैं कि बहुत से लोगों से जब हमने पूछा कि 370 और 35A का क्या मायने हैं, तो बहुत से लोगों को वास्तविकता में उसके मायने भी पता नहीं है। तो जहां तक आम कश्मीरी का सवाल है, उसको इस बात से ज्यादा मुताल्लिक नहीं रखता कि 370 हट गई या 35A हट गया। उनका ये मानना है कि किस प्रकार हमारा इसके बाद किस प्रकार हमारा विकास होगा, हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार यहाँ प्रदेश में शांति कायम होगी। तो उनका मुख्य मुद्दा प्रदेश का विकास है, कश्मीरी युवाओं का विकास है, कश्मीरी युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। ये जो मुद्दे लोग बाग बना रहे हैं या विपक्षी दल बना रहे हैं, तो ये उनके अपने पार्टी के हित के मुद्दे हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत हित के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर के हित के मुद्दे की बात कहीं ना कहीं पूरे राजनीति करने के लिए उसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, अपनी राजनीति करने के लिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार चौकस है प्रशासन वहां पर, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हम पिछले कई समय से देखते रहे हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी बम धमाके हुए हैं, जितने भी हमले हुए हैं आतंकवादी, उसमें कहीं ना कहीं एक पूरा एक तरह से एक व्यवस्था जो जमीन पर वहां आम लोगों की है, उसमें से जो लोग शामिल रहते थे, आज की तारीख में संकट बड़ा है। लगातार इस पूरे माहौल को बेहतर करने के लिए लगातार सुरक्षा पुख्ता की जा रही है, उस पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहां पर मौजूद रहे। ऐसे में आपको वो कौन कौन सी चुनौतियां दिखाई देती हैं जिस पर अभी काम करने की जरूरत है? क्योंकि चौतरफा हमला लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो ट्विटर हैंडल्स के जरिए हो, एक अफवाह फैलाने का, गलत खबर देने का, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हो, तमाम नेताओं का हो, वहां की आवाम को भड़काने का। तो ऐसे में वो चुनौतियां क्या हैं जिस पे काम कर रही है अभी सरकार और करने की जरूरत होगी आगे? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से ये डीरेडिकलाइजेशन का है। देखिए, जब ये सोवियत यूनियन के खिलाफ जो युद्ध हुआ अफगानिस्तान में और उसके बाद जो एक ग्लोबल जिहादी वहाँ से फ्री हुए तो उनको इस तरफ मोड़ दिया गया, तो एक पूरी ग्लोबल जिहाद की इंडस्ट्री शुरू हुई। उसी समय यूपी बिहार से मौलवी लाए गए, अहले हदीस
वहाँ भी जो मस्जिदें हैं वहाँ बहुत सारा पैसा आने लगा और धीरे धीरे कश्मीरियत जो है वो घटती चली गई और जिहादिज्म जो है वो बढ़ता चला गया। तो हमने हमेशा कहा है कि उसका एंटीडोट हमको तैयार करना है, बहुत पहले तैयार करना चाहिए था। हमने वो एंटीडोट की अब हमने उसकी अहमियत समझी है। तो देखिए, शुरुआत में आपने देखा होगा कि ये ग्लोबल जिहाद में बहुत लोकल रिक्रूट बहुत कम होते थे। फैसिलिटेट करते होंगे कि वो जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाते थे, वो ये चेचेन्स, अफगान, ये पश्तून्स, उज़्बेक्स, इनके किसी के भी घर में घुस जाते थे, वो डर से उनको पनाह देते थे। और धीरे धीरे फिर इनको लोकल रिक्रूट्स भी वो होने लगे। कश्मीरियत का फिर भी बड़ा प्रभाव था। तो हमने जो ये खोया है उसको हमको ये स्पेस को रिगेन करना है, थोड़ा वक्त लगेगा। और जो अंतर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, सऊदी अरेबिया खुद एक बहुत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, इतनी तफसील में अभी मैं नहीं बता सकता, समय लिमिटेड है, लेकिन एक बहुत बदलाव आ रहा है और यहाँ भी बदलाव आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। वहाँ भी युवा शासक आगे आ रहे हैं तो चीजें बदल रही हैं। एंड प्रभास कुमार मिश्रा, डू यू थिंक that will be the right course to take, although it will take time? The change will come from the youth, perhaps, when we look at how they're being educated, and of course we also hark back to Kashmir's syncretic culture, what is known to everyone as Kashmiriat. It seems very amorphous, but it is quite evident as well. Yes, the time will definitely come. Time will heal up everything. Kashmir is full of agriculture, horticulture, beauty, the Pashmina shawl, the beauty, the tourism, the mines, is all full of. You see, it's got everything for all senses. Absolutely, and you go to Dal, you see this Karaj and houseboats. What wonderful scenery it is. I remained there for 15 years. I love to go there again. And I can tell you this 12th to 14th October, when this... I'm halfway there in my mind right now. Definitely, when this industrial summit will be there, global industrial summit with Mr. Modi is bringing it there. The whole world business community will come up to Kashmir and the industry will develop. What the Kashmiris, what the Kashmiriyat, it wants prosperity, it wants development. Now you see the people, they are peace. They want peace, and that is what you say. Today was the ceremonial rehearsal for our Independence Day in every district headquarter, and absolutely no incident, absolute violence free. The whole people, they have come out, and I hope this will continue. And my salute to these paramilitary forces and the army, those who are there, and particular to Jammu Kashmir local police. They are doing their best, and people will get their dues. And those youths who were radicalized, who were slightly diverted by those who were by our some leaders, those who were instigating them, inciting them, they are keeping quiet now. So they will understand they are not the real leaders. Now the youths will come up, the panchayat systems will come up, the people will themselves make their own government. They know. Yeah, what's of relevance is there was an informal meeting at the Election Commission as well, looking at the road ahead, but I'm sure we'll have space to talk about it at a very near future date. The election will be held, there will be a state there. जो तस्वीर अब कश्मीर की दिखाई दे रही है, ये तस्वीर नए भारत में नए कश्मीर की है, जिसे एक लंबे समय से कह सकते हैं तकरीबन 7 दशक से कुछ पाकिस्तान की कोशिश रही इसे चरमपंथ की भूमि दिखाने की, कुछ राजनीतिक पार्टी और उन राजनीतिक पार्टियों के जिनके निहित स्वार्थ रहे हैं कश्मीर को एक तरह से आतंकवाद का गढ़ या प्रॉक्सी वॉर के तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसको एक तरह से एक खाली रास्ता देने के लिए राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से काम कर रही थी, उनका भी अब एक तरह से खात्मा हुआ है. Definitely, their oxygen supply has been cut off, and we will ensure that things remain the way they are and only head towards improvement. And that is a note that we will sign off on as far as this part of the show tonight is concerned. Thank you for joining us, Dharmesh Bharti, Arsan Singh, as well as Pravas Kumar Mishra. We will, at this point,
tell you about how normalcy is slowly returning to the Kashmir Valley. In an exclusive interview with DD News, District Commissioner of Kupwara, Anshul Garg, has spoken about the present situation prevailing in the district. He said that the government has taken measures to issue passes for medical services, special permits for purchasing essential commodities, LPG cylinders and what have you. He also added that Eid festivities acted as a catalyst in reinstating normalcy, with people participating in large numbers. एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया जब संसद में एक बड़ा फैसला हुआ था जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या यहाँ पर तब से हालात हैं? देखिए, जब ये फैसला आया 5 तारीख को, तब से लेकर के प्रोहिबिटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो मूवमेंट की थोड़ी 144 सीआरपीसी के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, लेकिन जैसे जैसे डेज इंप्रूव होते जा रहे हैं तो नॉर्मलसी भी धीरे धीरे वापस आती जा रही है। ईद से पहले हमने 3-4 दिन देखा कि बहुत चहल पहल थी यहाँ के बाज़ारों में, लोगों ने काफ़ी बिक्री करी, एसेंशियल कमोडिटी सब जगह अवेलेबल थी, लोगों ने सभी एटीएम से कैश विड्रॉ किया और सभी जो मॉस्क्स हैं कुपवाड़ा के, सभी जगह नमाज पीसफुली पढ़ी गई, पहले फ्राइडे को और उसके बाद जो ईद की खास नमाज थी उसका भी सभी मस्जिदों में लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। और मैं बॉर्डर एरियाज़ की भी बात करूं तो वहाँ पर भी जो नॉर्मलसी है काफ़ी जल्द हमने देखा कि वापस आई है और जो नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में लोग वापस से रूटीन शुरू कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि लोगों के डोर स्टेप तक जो है चीज़ें पहुँचे, वो सब इंतज़ाम जो है वो किस लेवल पर हुए हैं? उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल पासेस पब्लिक के लिए इशू हुए थे और ताकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी उनको मूवमेंट में दिक्कत ना आए। तो जैसे कि हेल्थ एंड मेडिकल सप्लाईज़ के जो भी यहाँ पे मेडिकल शॉप ओनर्स थे उन सबको हमने वो पासेज इशू किए ताकि मेडिकल सप्लाईज़ की कहीं कोई दिक्कत ना आए, ओवर प्राइसिंग का इशू ना हो। इसी तरह से ईद फेस्टिविटीज़ के लिए जो गोट और शीप के जो भी डीलर्स और सप्लायर्स थे उन सबको स्पेशल परमिट्स इशूड थे और वो हर इलाके और मोहल्ले में उन्होंने मंडियाँ लगाई थी ताकि लोगों को ईद फेस्टिविटीज़ के लिए अपने इलाके से ज़्यादा बाहर ना जाना पड़े। सभी एलपीजी डीलर्स को हमने स्पेशल परमिट्स इशू किए थे ताकि एलपीजी सप्लाई लोगों के घर तक पहुँचे। इसी तरह से जो राशन डीलर्स थे, राशन डीलर्स के भी लिए भी हमने टीएसओज और हमारे जो फूड सप्लाई डिपोज पर लोग रहते हैं उन सबको भी स्पेशल परमिट्स इशूड थे। पहाड़ों के लिए हमारे पास वायरलेस नेटवर्क के जरिए कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है सभी एसएचओज के थ्रू, सुबह भी और रात को भी, कि चाहे वो केरन है, चाहे टंगधार है, चाहे मच्छल है, कि क्या क्या इश्यूज वहाँ फेस कर रहे हैं हम। जैसे टंगधार में कुछ इश्यूज थे कैश शॉर्टेज का जो हमारे नोटिस में आया पिछले थर्सडे, तो हमने फ्राइडे और सैटरडे को एडिशनल कैश वहाँ पर भेजा और सभी एटीएम्स को तकरीबन 3-3.5 करोड़ के कैश से स्टफ किया। लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस आप क्या देखते हो? दूसरी बात, दोबारा एलओसी के नज़दीक है, यहाँ से घुसपैठ बहुत होती रहती थी, अब पाकिस्तान जाहिर सी बात है थोड़ा बौखलाया हुआ है, तो उस सब के लिए क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? देखिए, बॉर्डर एरियाज़ पर जैसा मैंने पहले भी कहा, आर्मी की बहुत हैवी प्रेजेंस है कुपवाड़ा में और जीओसी का ऑफिस मेरे काफ़ी करीब है, तो एक रेगुलर लाइजन है हमारा पुलिस और आर्मी के साथ ताकि इन सिनर्जी हम सभी काम करें, क्योंकि सभी एजेंसीज गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। तो जैसे ही आर्मी की तरफ से कोई ऐसा इनपुट आता है, हमें कुछ भी प्रिकॉशनरी मेजर लेने की ज़रूरत होती है, तो हम इन कंसल्टेशन विद द पुलिस इमीडिएटली इस तरह का प्रिकॉशनरी कुछ मेजर ले लेते हैं। आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में हम काम करते हैं। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा दक्षिण कश्मीर का कुपवाड़ा ज़िला, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इंतज़ाम किए गए हैं कि ताकि किसी मरीज को किसी तरह की दवा की कमी ना हो, वहां लोगों को किसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी ना हो। और ऐसा सिर्फ कुपवाड़ा में नहीं, सभी पूरे इलाके में, पूरे सूबे में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई भी ख़ास तकलीफ ना आए। इसके साथ ही हम आगे खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता रही सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में आज एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा लगभग हर राजनीतिक दल के नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल और पुत्री बांसुरी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने सुषमा स्वराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुषमा स्वराज के भाषणों में विचारों की गहराई और अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को महसूस होती थी। विविधताओं से भरा व्यक्तित्व था। जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अपने आप को कसना, अपने आप को हमेशा एक
कार्यकर्ता के रूप में समर्पित भाव से कार्य करता रहना, एक उत्तम कार्यकर्ता के रूप में, एक श्रेष्ठ साथी के रूप में बहुत कुछ देकर के गई है, बहुत कुछ छोड़ करके गई है। सुषमा जी नहीं है, विरासत और अमानत हमें दे के गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुषमा स्वराज के साथ अपनी यादें साझा की। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुषमा स्वराज के जाने से जो रिक्तता पैदा हुई है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। मैंने सुषमा दी यह कहा यानी दीदी, तो शायद उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे सुन लिया और सीधे वापस आकर उन्होंने दोनों मेरा हाथ पकड़कर जिस तरीके से भाव व्यक्त किए, उनके चेहरे का भाव, और उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भी। विश्व भर में कहीं पर भी कोई भी भारतीय हो, उसको जब भी सुषमा जी को वो ट्वीट करते थे तुरंत ही उनका जवाब भी जाता था, मदद भी होती थी। इस सभा में लगभग देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने सुषमा स्वराज को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वो कद की छोटी थी, व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, हृदय भी बहुत बड़ा था, सोच विशाल थी, देश के प्रति समर्पित थी और अपनी विचारधारा के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटल थी। इस मौके पर सुषमा स्वराज की बेटी ने सबका धन्यवाद दिया और कहा कि वो इन्हीं स्मृतियों के सहारे अपना दुख कम करेंगी। मंच पे बोलने वाले सभी वक्ताओं ने आज मेरी झोली इतनी अच्छी स्मृतियों से भर दी है कि आने वाला कठिन रास्ता मैं और मेरा परिवार आपकी दी हुई इन्हीं स्मृतियों के सहारे काटने का प्रयास करेगा। इसके अलावा कई दूसरे देशों के दूतावासों के प्रतिनिधियों के साथ साथ संत समाज के लोग भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए भजन प्रस्तुत किया। सुषमा स्वराज की जिंदगी पर आधारित एक वीडियो फिल्म भी कार्यक्रम में दिखाई गई। बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे मिले सहज सहयोगी, दोष हमारा श्री राम का यही प्रभु। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। There are so many ways that one can remember Sushma Swaraj, and each makes you more fond of her and miss her even more. Now, monsoon rains are proving to be unrelenting. While in the National Capital Region, there were intermittent heavy showers almost throughout the day, causing traffic snarls and much other inconvenience in several other parts of the country. The flood situation the rains have brought on is simply misery pouring from the skies, particularly in Kerala, Karnataka and parts of Maharashtra. Take a look. The monsoon rains that have battered several states has left lakhs displaced and hundreds killed in different parts of the country. Maharashtra, Karnataka and Kerala are among the worst hit states. In Kerala, which is still recovering from the worst deluge in a century last year, more than 2 lakh people are in relief camps. A red alert has been issued for 3 districts on Tuesday as extremely heavy rains are expected in central Kerala, even as the flood-hit northern parts are slowly limping back to normalcy. The red alert has been sounded in northern districts of Malappuram and Kozhikode on Wednesday. We have to find out the missing man. It is not in progress. Still we are continuing our activities there with the help of the Central Military Force, NDRF, Fire Force, Forest Department, etc., etc., with the support of the local people and other organizations. Meanwhile, Karnataka Chief Minister B.S. Yediyurappa visited flood-hit Shivamoga district, one of the worst affected areas of the state. After the flood and rain havoc in Karnataka in the past few days, situation has improved in the affected districts of the state, where 6.7 lakh people have been evacuated in the past week. Water has begun to recede from many flood-affected areas due to a let-up in the rains, even as the floodwaters of the Tungabhadra river enter the ground level of the UNESCO World Heritage Site in Hampi. A total of around 2,200 villages in 86 taluks of 17 districts have been affected due to massive floods and rains.
As many as around 1,200 relief camps have been opened in order to give shelter to nearby 4 lakh people. The flood situation in western Maharashtra has improved with the water levels of 2 crucial rivers Krishna and Panchganga in the war-hit Sangli and Kolhapur districts receding, and relief and rescue operations are over. In a relief to truckers and motorists, the Mumbai-Bengaluru National Highway, that was closed since the last 6 days due to flooding, was also partially opened for traffic in Kolhapur district after the water receded. Many people have died in the floods and rain-related incidents in Kolhapur, Sangli, Satara, Pune and Solapur in the last 8 days, and over 4 lakh people have been displaced. In the past 7 days, the Indian Navy has rescued over 14,000 people from the flood-affected areas of Maharashtra, Goa and Karnataka under Operation Varsha Rahat. 41 Navy teams were deployed in difficult terrains of the 3 states, where they used advanced light helicopters and also boats to reach the marooned areas. National capital Delhi also witnessed moderate to heavy showers on Tuesday. News Night Desk, DD India. सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन द्वारा बनाए गए देशभक्ति से ओतप्रोत म्यूजिक वीडियो वतन को देश को समर्पित किया। नए भारत के जज्बे को दर्शाते हुए इस गीत को आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। वहीं इस गीत को जावेद अली ने अपनी आवाज दी है और दुष्यंत ने अपना संगीत दिया है। माथे पे तेरे चांद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे। माथे पे तेरे चांद का टीका लगाएंगे, आँखों में तेरी ख्वाब के तारे सजाएंगे, होठों पे तेरे प्यार के नगमे खिलाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कदमों पे तेरे साथ गगन हम झुकाएंगे, कांधे पे तेरे जीत का परचम सजाएंगे, गलों पे तेरे शौर्य की लाली रचाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे। अब तक जो ना हुआ है वो अब कर दिखाएंगे, आँखों पे तेरी दूर का चश्मा लगाएंगे, सारी हदों के पार तुझे हम दिखाएंगे। तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे।
मिट्टी का तेरी मिट के भी कर्जा चुकाएंगे, मस्तक ये तेरा गर्व से ऊंचा उठाएंगे। आगे ही आगे हम तुझे ऐसा बढ़ाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, तू देखना वतन तुझे कैसा सजाएंगे, सजाएंगे, I don't know about you, Ritu, but I feel like, breaking out in preemptive Independence Day celebrations, grabbing the tricolor and going to the Red Fort right now with that song, the way it's been set up just ahead of Independence जी हाँ, Day. बिल्कुल नए भारत और बदलते भारत की इसी तस्वीर के साथ हमें दीजिए इजाजत। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Have a great night. न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।